1925 में संघ बना आरएसएस, और अगले साल 1926 में एक संगठन बना जिसको कहते हैं क्या, जोर से बोलिए जरा, गूगल करिएगा, द बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड। तो 1926 में आरएसएस के ठीक एक साल के बाद एक संगठन बना जिसको कहते हैं तबलीगी जमात। अब बाद में और गूगल करना, हाउ मेनी कंट्रीज हैव बैंड द तबलीगी जमात, तो पता चलेगा 9 देशों ने तबलीगी जमात को बैन किया हुआ है। और वो कौन से देश है? किर्गिस्तान, अजरबैजान, अरब। तो जो संगठन का मुख्यालय भारत में है, जिस संगठन के बारे में भारत के लोगों को ही नहीं पता, न जन एक्स को पता, न जन वाई को पता, न जन जी को पता, न जन जेड को पता, न जन ओल्ड को पता, न जन, जिस संगठन के बारे में किसी को नहीं पता, और उस संगठन, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमात है, उस पे 9 देशों ने बैन किया हुआ है, और उस देश का, उस संगठन का मुख्यालय सुप्रीम कोर्ट से 3 किलोमीटर और पार्लियामेंट से 4 किलोमीटर की दूरी पे निजामुद्दीन में। ये तो अगर कोविड नहीं लगा होता तो उसके बारे में और नहीं पता चलता। ये तो हुआ कोविड लग गया, उन्होंने थूका उका, थोड़ा आप लोगों को पता चल गया। उसके पहले किसी को पता था क्या? नहीं पता था। अब थोड़ा थोड़ा पता चल गया। अंबानी जी ने डाटा फ्री कर दिया, 300 रुपए के 1 GB डेटा होता तो और नहीं पता चलता। बहुत सारे काम का श्रेय अंबानी जी को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने डेटा में कंपटीशन कर दिया। बोले डाटा अनलिमिटेड रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा, सब लोग अब सुनने लग गए, समझने लग गए। हमारे आपके संपर्क का सबसे बड़ा कारण वही है, डाटा फ्री। तो अब आप ये बताइए, भारत पाकिस्तान के विभाजन में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? जमात इस्लामी ने। बांग्लादेश में समय नरसंहार में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? जमात इस्लामी की। अफगानिस्तान में हिंदुओं के नरसंहार में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? जमात की। और दुनिया की सबसे बड़ी जमात कौन सी है? जोर से बोलिए। और तबलीगी जमात का मुख्यालय कहाँ है? दुनिया के 9 देशों ने बैन किया, भारत ने कभी बैन किया क्या? बैन करना तो छोड़ो, कभी चर्चा भी नहीं हुई। तो हम सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं? जोर से बोलिए जरा। 1931 की जो जनगणना हुई थी, अंग्रेजों ने 1881 में शुरू किया, हर 10 साल में जनगणना होती थी। 1931 की जनगणना में सिंध में हिंदू 70% थे, लड़काना में 65% थे, सिंध के हैदराबाद में 65% थे, लगभग हर जगह 65-70। तो जब वो 65-70 रहे होंगे 1931 में, तो कभी सोचा होगा कि 15 साल के बाद क्या होने वाला है? सोचा था क्या? जोर से बोलिए। नहीं, सोचा नहीं था। लेकिन जो नहीं सोचा वो हुआ कि नहीं हुआ? आडवाणी जी ने सोचा था, राम जेठमलानी जी ने सोचा था, इंद्र कुमार गुजराल साहब ने सोचा था, मनमोहन सिंह जी ने सोचा था, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, सुनील दत्त, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, गुलजार, इन लोगों ने सोचा था कि उनके साथ अगले महीने में क्या होने वाला है। जब 1947 में जनवरी में संक्रांति मना रहे थे, मार्च के महीने में होली मना रहे थे, जून के महीने में और त्योहार मना रहे थे, तो सोचा था क्या कि अगले महीने क्या होने वाला? सोचा था क्या? नहीं। लेकिन जो सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए जरा। हुआ। पंजाब के बड़े चक्रवर्ती नरेश थे, राजा रणजीत सिंह, कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हमारे पंजाब का 2 टुकड़ा होगा। पंजाब 2 टुकड़े हुए कि नहीं हुए? ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब, चलो टुकड़ा हो गया। तो जब 2 टुकड़ा हुआ, तो एक टुकड़ा भारत का हिस्सा कहलाया, जिसको हम पंजाब कहते, और जो वेस्ट पंजाब था वो क्या कहलाया? पाकिस्तान। तो जब, क्या कारण है कि जो पंजाब का टुकड़ा भारत बना, उस पंजाब में हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, दलित भी हैं, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, मुस्लिम भी हैं, मलेरकोटला में मुस्लिम भी हैं। लेकिन जो पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना, वहां हिंदू भी खत्म, जैन भी खत्म, बौद्ध भी खत्म, सिख भी खत्म, ब्राह्मण भी खत्म, क्षत्रिय भी खत्म, वैश्य भी खत्म, दलित भी खत्म। क्यों? मजहब नहीं सिखाता, जोर से बोलिए, आपस में बैर रखना। राजा शशांक, चक्रवर्ती नरेश, बंगाल के राजा थे। कभी सोचा नहीं होगा बंगाल के 2 टुकड़े होंगे? हुए कि नहीं हुए? हुआ। और बंगाल का 2 टुकड़ा हुआ, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारे हिस्से में आया, ईस्ट बंगाल उधर के हिस्से में गया। क्या कारण है कि वेस्ट बंगाल जो हमारे हिस्से में आया, वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब हैं। लेकिन जो ईस्ट पंजाब बांग्लादेश बन गया, वहां ब्राह्मण भी खत्म, क्षत्रिय भी खत्म, वैश्य भी खत्म, दलित भी खत्म, अगड़े भी खत्म, पिछड़े भी खत्म।
51 शक्तिपीठों में 5 शक्तिपीठ तो हमारा बांग्लादेश में है ना, और वहाँ पे शक्तिपीठों की हालत क्या है, वहाँ घंटा नहीं बज रहा है। और वहाँ तो छोड़िए, शिलांग में माता क्या बोलते हैं उसको, जयंती हिल पे जो जयंतेश्वरी टेम्पल है, वो भी 51 शक्तिपीठ में है। हालत क्या है मेघालय शिलांग के जयंतेश्वरी शक्तिपीठ की। मेरा कार्यक्रम था जून में शिलांग में, तो मैं कहीं जाता हूँ तो गूगल करके देखता हूँ कि यहाँ कोई शक्तिपीठ है या कोई ज्योतिर्लिंग है, मैं ढूंढ के जाता हूँ। तो मैंने कहा भाई आपके शिलांग के पास तो यहाँ दिखा रहा है कि 50 किलोमीटर दूर पे एक हमारा शक्तिपीठ हमें जाना है। तो 2-3 बार मैंने कहा तो मुझे आयोजकों ने ऐसे लटकाया, मतलब एवॉइड किया। तो एक बार मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया, हमने कहा ऐसा है मेरे को जाना है, कार्यक्रम करवाना है, बातचीत हमें अपनी रखवानी है, पहले हमें दर्शन कराओ। तो बोले जी चलो चलते हैं। गए, पहुँच गए, प्रांगण था, आगे ऐसे कुंडी लगी थी, गुरुदेव मुख्य प्रांगण के आगे, अपने आंखों देखी बात बता रहा हूँ, हमारा एक शक्तिपीठ है जयंतेश्वरी, 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ। पहुंचा तो सुनसान, गाड़ी खड़ी हो गई। तो हमने कहा मंदिर कहाँ है, बोले जी यही तो है। तो हमने कहा गेट कहाँ है, बोले यही वाला है। ड्राइवर उतरा, गेट खोला बाहर का, अंदर गए, कोई पंडा नहीं, कोई पुजारी नहीं, कोई माला फूल की दुकान नहीं। हमने कहा मंदिर कहाँ है, बोले ये वाला है। हमने कहा यहाँ तो अंदर भी बाहर से कुंडी लगी पड़ी है, बोले खोल के दर्शन कर लीजिए। तो हमने कहा पंडा पुजारी, बोले कहीं गए होंगे। अनिल देशमुख, मुझे नाम अच्छी तरीके याद है, मोबाइल नंबर मिला हुआ था। अनिल देशमुख को मैंने फ़ोन मिलाया, वो महाराष्ट्र के हैं, बहुत पहले से वही परिवार वहाँ पूजा करता रहा। मैंने कहा कि ये जयंतेश्वरी, क्योंकि हमें डाउट हो गया, हमारे अलावा कोई था ही नहीं वहाँ पे, हमारे शक्तिपीठ पे भारत के अंदर कोई हो ही ना हो, और हम 4 लोग वहाँ पहुँचे। तो मैंने कहा कि अनिल जी मैं जयंतेश्वरी मंदिर में दर्शन करने आया हूँ। बोले हाँ बिल्कुल सही जगह है। अरे हमने कहा मैं शक्तिपीठ में दर्शन करने आया हूँ। बोले हाँ बिल्कुल सही जगह है, यही है। तो हमने कहा दर्शन, बोले आप दर्शन कर लीजिए वहीं जाके। गया तो 2-3 मुझे लगता है 1 आध हफ्ते पुराने केले पड़े होंगे, वो चढ़ा हुआ था। हमने जो कुछ चढ़ाना था चढ़ाया, करके आ गए। ये कब हुआ, 2025 की बात बता रहा हूँ। कहाँ, हिंदुस्तान। ये हमारे शक्तिपीठ की स्थिति है। तो चलो बाहर तो छोड़ो, अंदर जो हो रहा है इसका समाधान हमने कभी सोचा क्या, नहीं। न्यूज़ चैनलों को अपनी टीआरपी की चिंता है, वो ऐसी खबर दिखाएंगे जिससे उनकी टीआरपी बढ़ जाए। यूट्यूबर को अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना है, पैसे कमाना है, तो वैसी बातें दिखाएंगे जिससे उनका चैनल चल जाए, सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा हो जाए। बाकी सबको अपनी अपनी चिंता है। कुछ लोगों को पार्षद जल्दी बनना है, कुछ लोगों को प्रधान जल्दी बनना है। जो पार्षद प्रधान बन गए उनको सांसद विधायक बनना है, जो सांसद विधायक बन गए उनको मंत्री बनना है, जो मंत्री बन गए उनको दोबारा फिर से टिकट लेना है, किसी आयोग का अध्यक्ष बनना है, कुछ और भी बनना है, कुछ और भी बनना है। तो 15 साल के बाद क्या होगा, इस पे न कोई चर्चा है, न कोई चिंतन है, न कोई मंथन है।